हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो सब्जेक्ट कोड रहेगा, ये बीपीएससी 146 का सब्जेक्ट कोड रहेगा। मेरा सबसे फेवरेट जो विषय है पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, उसकी ये क्लास रहने वाली है। और ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका नाम है संघर्ष, समाधान और शांति निर्माण, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। इस सब्जेक्ट कोड के अंदर, इस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ये प्रश्न पहले कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से क्लास को अंडरस्टैंड करिएगा। क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसके अंदर प्रश्न आता है वो आता है संघर्ष से रिलेटेड। संघर्ष का क्या अर्थ है और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं। हमें संघर्ष को परिभाषित करना है, संघर्ष के बारे में बताना है कि संघर्ष क्या है और इसके स्रोत क्या होते हैं। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट व्यक्तियों या समूहों के बीच विचारों, मूल्यों, लक्ष्यों या संसाधनों को लेकर होने वाली असहमति या टकराव की स्थिति है। संघर्ष जो होता है वो किन कारणों से होता है और उसके जो मेजर रीजन है, अगर उनको हम देखें, अगर देखिए समूहों के बीच विचारों का मतभेद है या मूल्यों का मतभेद है या लक्ष्य, हर किसी का अलग एक लक्ष्य है, या फिर संसाधन एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनके बीच में असहमति या टकराव होगा और उससे क्या उत्पन्न होगा, उससे फिर संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष के जो मुख्य स्रोत हैं अब हम समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। संसाधनों का अभाव, जमीन, पानी, धन या शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा। अब देखिए ये लोगों के बीच तो एक कारण ये विशेष है, प्रतिस्पर्धा है। इसके साथ साथ क्या है, अभी देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में भी क्या चलता है, कई बार संघर्ष की वजह क्या बनता है, पानी बनता है ना। कुछ नदियां जो हैं वो भारत से ही होकर के गुजरती है पाकिस्तान की तरफ। तो फिर हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड कहीं पर भी पाया जाता है पाकिस्तान को, तो हमारा पहला कदम यही होता है कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये संघर्ष की स्थिति में पानी हमारे पास एक एक अहम मुद्दा रहता है ना। और बाकी धन या शक्ति के लिए भी प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, उसके लिए भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, मूल्यों और विश्वास में भिन्नता। किसी के विश्वास कुछ हैं और किसी के मूल्य जो हैं वो अलग हैं, है ना। अब इसमें अगर हम देखें धर्म, संस्कृति या विचारधारा में अंतर। हर इंसान की एक अलग विचारधारा होती है। कुछ लोग गांधी को मानते हैं तो कुछ गोडसे को भी मानने वाले हैं, है ना। तो उनमें क्या है, विचारधारा में फर्क आ गया और उससे क्या होता है कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ लोगों का धर्म अलग है और कुछ की संस्कृति भी अलग है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, एक तरीके से मूल्यों और विश्वास में भिन्नता की वजह से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। संचार की कमी, गलत फहमी, मिसकम्युनिकेशन या गलत धारणाएं। कुछ लोग मन में गलत धारणाएं बना लेते हैं या मिसकम्युनिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर वो है अन्याय और असमानता। राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव। अगर कहीं भी राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर व्यवस्था में कहीं पर भी भेदभाव होता है तो उससे क्या होता है, असमानता पैदा होती है और अन्याय होता है, तो उससे भी क्या होता है, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यह बेहद ही में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने आपको समझाए, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। केनेथ बोल्डिंग द्वारा सरकारों का वर्गीकरण क्या है ना। केनेथ बोल्डिंग द्वारा सरकारों का वर्गीकरण, सरकारों का एक तरीके से वर्ग बनाना क्या दर्शाता है या क्या सिद्धांत है, उसको हमें समझना है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री केनेथ बोल्डिंग ने सरकारों को उनके स्वरूप और कार्यों के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। ये जो केनेथ बोल्डिंग है ये कौन है, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है ना। तो इन्होंने 3 प्रमुख श्रेणियों में सरकारों को और उनके स्वरूप को क्या करा है, विभाजित किया है। पहला होता है स्थैतिक सरकार, है ना, जो यथास्थिति बनाए रखती है और बदलाव का विरोध करती है। ये वह सरकार है जो यथार्थवादी है ना। जस की तस जो व्यवस्था है वो चलती रहती है और अगर कोई चेंजेस होना है तो उसमें क्या करती है, ये तरीके से बदलाव की स्थिति का विरोध करती है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है गतिशील सरकार, डायनेमिक, जो समय और परिस्थितियों के साथ खुद को बदलती है और विकास को बढ़ावा देती है। यह सरकार बेहतर है ना उस पहले वाली से, क्योंकि ये क्या है, समय और परिस्थितियों के साथ खुद को बदलती है, खुद के अंदर चेंजेस लाती है और विकास का बढ़ावा देती है। अब इसके बाद में लास्ट आती है काइनेटिक या सक्रिय सरकार, जो समाज में ऊर्जावान और त्वरित परिवर्तन लाती है।
तुरंत ही परिवर्तन लाती है ना। राज्य के अंदर, सरकार के अंदर, समाज के अंदर जो भी जरूरी परिवर्तन होते हैं वो करने का कार्य ये करती है। अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और संघर्ष प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अंतर स्पष्ट करें। देखिए कई बार क्या होता है, लोग ये जो वर्ड है मैनेजमेंट और ये जो वर्ड है रिजोल्यूशन, मतलब समाधान और प्रबंधन, दोनों क्या समझते हैं, एक ही समझ लेते हैं, है ना। उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं इनके बीच में। अब हम इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे कि संघर्ष प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और संघर्ष समाधान रिजोल्यूशन क्या है। ये संघर्ष मैनेजमेंट क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां संघर्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि उसे नियंत्रित किया जाता है ताकि जान माल का नुकसान ना हो और हिंसा ना फैले, है ना। स्थिति को नियंत्रण में लिया जाता है जिससे क्या हो, एक तो नुकसान ना हो और दूसरा हिंसा ना फैले। अब रिजोल्यूशन की तरफ चलते हैं, समाधान की तरफ। यह संघर्ष को उसकी जड़ से खत्म करने की एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों की समस्याओं और कारणों का समाधान करके स्थायी शांति स्थापित की जाती है। इसमें क्या है कि समस्या और कारणों को तुरंत देखा जाता है और फिर उनको कारणों का समाधान करके शांति तुरंत स्थापित की जाती है। अब शांति स्थापित करने के लिए कोई भी कड़ा कदम उठाया जा सकता है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें संघर्ष समाधान और शांति निर्माण में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की भूमिका क्या है। सिविल सोसाइटी कौन है भाई? सिविल सोसाइटी हम आप सब लोग हैं, है ना, जो संघर्ष समाधान और शांति निर्माण में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। क्या भूमिकाएं होती हैं? नागरिक समाज जैसे एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, समुदाय आधारित संगठन सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं, जिसमें आप मान लीजिए एनजीओ हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, समुदाय आधारित संगठन हो गए, सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करते हैं। सरकार और हम लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, एक पुल बना रखा है इन्होंने। इसमें इनकी भूमिकाएं क्या होती हैं? जमीनी स्तर पर शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना, संघर्ष के कारणों पर शोध करना और शांति के लिए नीतियां सुझाना, और अगला पॉइंट है हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन का कार्य करना। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है ये किसके कार्य हैं? ये है सारे सिविल सोसाइटी के काम। आप और हम लोग जब किसी भी तरीके से पीड़ित होते हैं या किसी भी तरीके से अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे एनजीओ वाले हो गए, ये सामाजिक कार्यकर्ता या समुदाय आधारित संगठन जो भी हैं, है ना, भारत के अंदर भी बहुत सारे समुदाय आधारित संगठन हैं, वो क्या करते हैं, सरकार और लोगों के बीच में पुल बनाए रखते हैं ताकि कोई भी अकेला महसूस ना करे या ऐसा ना सोचे कि भाई सरकार हमारी नहीं सुन रही, हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अंतर धार्मिक संवाद, इंटरफेथ डायलॉग का महत्व क्या है। अंतर धार्मिक संवाद का अर्थ विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच बातचीत, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतर धार्मिक संवाद क्या है कि जितने भी धर्म के लोग हैं उनके बीच बातचीत होनी चाहिए, उनके बीच एक समझ बननी चाहिए और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका महत्व क्या है? यह धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों और गलतफहमियों को दूर करता है। अगर देखिए कुछ स्कॉलर किसी भी कम्युनिटी के हों या कोई स्कॉलर कुछ अलग कम्युनिटी के हों, अगर हम धर्मों के भी लेकर के चलो, तो जिसमें सिख हो गए, मुस्लिम हो गए और हिंदू हो गए और अदर कोई कम्युनिटी हो गई, ईसाई हो गए, तो उनके जो सीनियर हैं, है ना, उनको क्या करना चाहिए, जो वहाँ के स्कॉलर हैं किसी भी धर्म के, उनको आपस में बातचीत करते रहना चाहिए, है ना। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी अगर गलतफहमी है तो उसको दूर करना चाहिए। यह विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की भावना विकसित करता है ना। अंतर धार्मिक संवाद क्या है? ये क्या कर रहा है? यह विभिन्न समुदायों के बीच में सहिष्णुता की बात करता है, सम्मान की बात करता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि साथ में मिलकर रहने की भावना विकसित करता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन को समझाइए। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन, ये दो अलग शब्द हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। युद्ध या हिंसक संघर्ष समाप्त होने के बाद समाज को सामान्य अवस्था में लाना ही पुनर्निर्माण और पुनर्वास कहलाता है। यानी कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिहैबिलिटेशन क्या है? एक ही बात है ना।
इन दोनों में क्या है, अगर युद्ध हो जाए या हिंसक संघर्ष हो जाए कहीं पर भी, जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कई बार हिंसक घटनाएं हो जाती हैं, है ना? उसके बाद में क्या होना चाहिए, समाज को सामान्य अवस्था में लाना ही पुनर्निर्माण और पुनर्वास कहलाता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, उनको हम देख लेते हैं। मुख्य बिंदु है नष्ट हुए घरों, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का दोबारा निर्माण करना, विस्थापित, डिप्लेस्ड लोगों को उनके घरों में वापस बसाना और उन्हें आजीविका, रोजगार प्रदान करना, है ना? एक तो जितने भी पब्लिक सेक्टर इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, चाहे उसमें घर हो किसी के, या स्कूलों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, सड़कों की बात हो, उनका दोबारा निर्माण होना चाहिए। और डिप्लेस जो हो गए लोगों को उनके घरों में वापस बसाना और उन्हें आजीविका, रोजगार प्रदान करना चाहिए इसके अंदर। और इसका लास्ट जो पॉइंट है, पीड़ित लोगों को मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल सहायता देना ताकि वे युद्ध के आघात, ट्रॉमा से बाहर आ सके। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये लास्ट प्रश्न जो है इसका, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम इसको नहीं करवा रहे हैं। पर ये जो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, इनको बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप इनको समझ लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे लिए अप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।